नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रोटेशनल मोशन का जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उस नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के पॉइंट आ रहे हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा पॉइंट रहेगा जो पॉइंट रेस्ट कंडीशन पे सिचुएटेड होता है और उसके अबाउट सिस्टम प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा होता है फॉर रोलिंग बॉडी। तो कभी भी कोई रोलिंग बॉडी का हमें कोई ऐसी पोजीशन मिल जाए जो इंस्टेंटेनियसली किस कंडीशन पे हो, रेस्ट कंडीशन पे हो, तो हम तुरंत उस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला पॉइंट सिचुएटेड कर देते हैं, वहां पे एक्सिस सिचुएटेड कर देते हैं और रोलिंग मोशन की बजाय हम उसमें प्योर रोटेशनल मोशन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्चुअली में इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इसलिए भी डिफाइन किया गया है ताकि हम रोलिंग मोशन के कॉन्सेप्ट को प्योर रोटेशनल मोशन के कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें अगर हम रोलिंग मोशन को रोटेशन मोशन मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट सॉल्व करते हैं तो हमारा क्वेश्चन ज़्यादा ईजिली सॉल्व होकर के आता है। तो अब इस क्वेश्चन के पार्ट में क्या दिया हुआ है कि एक डिस्क यहाँ पर है, डिस्क के रेडियस की वैल्यू r के इक्वल दिया हुआ है, डिस्क के रेडियस की वैल्यू r इज इक्वल टू a गिवन है और ये इस ओरिजिन पे सिचुएटेड है और ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो स्टार्टिंग में मैंने ओमेगा का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज माना जिसके कारण वो पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग ओमेगा का डायरेक्शन सिचुएटेड होगा और ऑब्जर्वेशन पॉइंट एक ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर सिचुएटेड है जो निगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग एक कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से जा रहा होगा। ये रेडियस की वैल्यू a के इक्वल लीजिएगा, ठीक है, और वो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन की वैल्यू a के इक्वल आ रहा है। तो इस डायरेक्शन की ओर अप्रोच करते हुए जा रहा है। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर बैठ करके हमें पता करना है कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन जो यहां पर आ रहा है इस डिस्क का, उसका पाथ कैसा जा रहा है एक्स वन बाई कोऑर्डिनेट। और क्लियरली ध्यान रखना हम किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो एक्सेलेरेटेड है और नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग मूव करते हुए जा रहा है। तो अगर हम इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बैठ करके देखेंगे तो इस डिस्क का ऑब्जर्वेशन किस तरीके से आएगा कि डिस्क एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से तो रोटेट कर रहा, साथ साथ में ए एक्सेलेरेशन से आगे की ओर जा रहा है। अब ऐसा करने पर अगर मैं इसके इस साइड के किसी पॉइंट के बारे में सोचूं तो यहां से अगर डिस्टेंस की वैल्यू को x लिखूं तो इधर की ओर x ओमेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा और इधर की ओर जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आएगी दैट इज इक्वल टू v, दैट इज इक्वल टू a इंटू टी आएगा। तो मैंने कहा कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा पॉइंट आना है जहां पर रिजल्टेंट वेलोसिटी कितने के इक्वल आना चाहिए, 0। तो ये पोजीशन ऐसी आनी चाहिए जहां पे x ओमेगा इज इक्वल टू 80 आना चाहिए। x ओमेगा इज इक्वल टू 80 की कंडीशन यहां पे निकल करके आना चाहिए। तो इससे ये साफ पता चल रहा है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली y डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है, तो करस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करते चली जानी चाहिए। इससे यहां पर x इज इक्वल टू कैलकुलेट होकर के आ गया 80 डिवाइडेड बाई ओमेगा। y कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखेंगे तो सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग जा रहा है, तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू डायरेक्टली हम लोग सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू हाफ a t स्क्वायर। t की वैल्यू को इसमें अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो यहां पे 1/2a, t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो x स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा x स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस a। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए साथ साथ में डायरेक्टली पता चल रहा है कि x का जो डायरेक्शन आ रहा है वो नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। नेगेटिव x एक्सिस तो यहाँ पे मेंशन करना होगा x लेस x की वैल्यू लेस देन 0, मतलब नेगेटिव x कोऑर्डिनेट पे सिचुएटेड होगा। ऑब्वियसली आप डायरेक्टली जज कर सकते हो कि ये क्लॉकवाइज होता तो यही पॉइंट पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग यहाँ पर सिचुएटेड होता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ढूंढना है उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे पॉइंट को चूज करो जहां पर रिजल्टेंट वेलोसिटी 0 के इक्वल आ रहा है, ठीक है।
फ्रेंड्स, आज का जो क्वेश्चन है वो रोटेशनल मोशन के ऊपर बेस करके फॉर्म किया गया है। रोटेशनल मोशन में अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन पे सिचुएटेड होता है तो हम यहाँ पर ये मानते हैं कि उस पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी एंड नेट टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस 0 कैलकुलेट होकर के आना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है कि किसी भी ट्रायंगल प्लेट का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो उसके बेस लाइन से h/3 की हाइट पर सिचुएटेड होता है। अगर उसका टोटल हाइट की वैल्यू वर्टेक्स से लेकर के बेस तक के h के इक्वल आता है तो h/3 की हाइट पर उसका लेंथ सिचुएटेड होना चाहिए। h/3 अगर हाइट है तो बेस लाइन से h/3 की दूरी पर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन सिचुएटेड होनी चाहिए। अब इतना पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया गया तो इसमें यहाँ पर डायग्राम में क्या दिया हुआ है कि एक इस तरीके का ट्रायंगुलर प्लेट है, ऐसे ट्रायंगुलर प्लेट दिया हुआ है। इस ट्रायंगुलर प्लेट की एक तरफ की लेंथ यहाँ पर 3 मीटर के इक्वल दिया है, दूसरी तरफ की लेंथ यहाँ पर 4 मीटर के इक्वल दिया हुआ है और तीसरी तरफ की लेंथ यहाँ पर जो दिया है वो 5 मीटर के इक्वल दिया है। अब इस पॉइंट पर एक स्ट्रिंग ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे, और इस पॉइंट पर स्ट्रिंग कनेक्टेड है यहाँ पर, और इस पॉइंट पर स्ट्रिंग कनेक्टेड है यहाँ पर, ठीक है। और ये पूरा प्लेट हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे सिचुएटेड है। तो हमें ये टेंशन इसका TA, इसका TB और इसके TC के बीच में रिलेशन डेवलप करना है। तो इसके सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है उस सेंटर ऑफ मास पे जो mg लगेगा वो डिसाइडेड है कि TA प्लस TB प्लस TC के इक्वल आएगा। मतलब तीनों टेंशन का जो सम आएगा वो इसके वेट को बैलेंस करेगा। तो ये तो आ गया कि इसके सेंटर ऑफ मास पे ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की कंडीशन कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी एक्सिस के अबाउट इसका नेट टॉर्क 0 आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर इस पूरे पार्ट पे ये एक्सिस डिसाइड करूँ, ये एक्सिस ऐसे डिसाइड करूँ, इस एक्सिस के अबाउट ये नीचे की ओर रोटेट करने की कोशिश करेगा तो इसके सेंटर ऑफ मास की जो दूरी यहाँ पर आनी चाहिए उस सेंटर ऑफ मास की दूरी देखें तो ये TC यहाँ से 4 मीटर की दूरी पर है। तो सेंटर ऑफ मास की यहाँ से जो दूरी आनी चाहिए ये 4/3 मीटर के इक्वल आना चाहिए। तो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो इस एक्सिस से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4/3 के इक्वल है। तो mg मल्टीप्लाई 4/3 इज इक्वल टू TC मल्टीप्लाई 4 के इक्वल आएगा। 4 से 4 का टर्म्स कैंसिल, TC इज इक्वल टू mg/3 के इक्वल आएगा। ये पहली वैल्यू कैलकुलेट होकर के आई। अच्छा, दूसरी कंडीशन यहाँ पर अगर हम निकालें, दूसरी कंडीशन इस पूरे पार्ट पे कैलकुलेट करें कि अच्छा इसमें हम लोग ने A और B का टॉर्क कैलकुलेट नहीं किया। उसका रीज़न है कि A और B इसी एक्सिस पे सिचुएटेड है तो इसके टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट होकर के नहीं आएगी। दूसरी एक्सिस अगर मैं डिसाइड करूं तो दूसरी एक्सिस यहाँ से होकर के जाएगी। तो दूसरी एक्सिस के अबाउट अगर मैं यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू डिसाइड करूँ तो दूसरी एक्सिस C और A का टॉर्क 0 आएगा। यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 आएगी तो इधर से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3/3 दैट इज इक्वल टू 1 मीटर आएगी। TB का टॉर्क अगर कैलकुलेट करें तो TB यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 मीटर, तो यहाँ पे मैंने 3 के इक्वल लिखा, दैट इज इक्वल टू mg इंटू 1 के इक्वल। तो TB की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ गया mg/3। तो यहाँ से एक चीज़ तो कैलकुलेटेड हुआ कि TC इज इक्वल टू TB के इक्वल आ रहा है। TC इक्वल टू TB की वैल्यू यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेट होकर के आ रहा है। तीसरा, इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं टॉर्क की वैल्यू को कैलकुलेट करूं तो इस एक्सिस से टॉर्क निकालेंगे तो C और B का टॉर्क कैंसिल आउट हो जाएगा।
सी और बी का टॉर्क कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर मैं इस डायग्राम को दोबारा यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँ, इस पूरे पार्ट का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे करूँ, तो ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन यहाँ पर अगर हम निकालें तो ये एक स्ट्रिंग था, इस साइड दूसरी स्ट्रिंग थी, ये थर्ड स्ट्रिंग का पोजीशन सिचुएटेड था। इस एक्सिस के अबाउट अगर हम टॉर्क की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो इन दो स्ट्रिंग का टॉर्क नहीं आएगा। और अगर यहाँ से हाइट की वैल्यू h के इक्वल है तो ये हाइट डिस्टेंस h/3 ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। तो A का इस एक्सेस के अबाउट टॉर्क आ जाएगा TA मल्टीप्लाई H इज इक्वल टू mg मल्टीप्लाई h/3। तो यहाँ से TA इज इक्वल टू भी mg डिवाइडेड बाई 3 आ रहा है। तीनों टेंशन की वैल्यू यहाँ पे mg/3 आ रहा है। तो एक इसमें डायरेक्टली प्रूफ हो जा रहा है कि TA इज इक्वल टू TB इज इक्वल टू TC की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगी। ठीक है, तो एक्चुअली में इसमें सिंपल सा एक ही कॉन्सेप्ट दिमाग में लगाना है कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो किसी के एक्सेस के अबाउट उसके नेट टॉर्क की वैल्यू जो आनी चाहिए वो 0 के इक्वल आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के पार्ट पे आते हैं और रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो फिजिकल क्वांटिटी है उस फिजिकल क्वांटिटी को डिस्कस करते हैं। डिफरेंट सिस्टम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके एक्सिस के ऊपर डिपेंड करता है, मास डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है और एक्सिस की पोजीशन कहाँ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसमें से हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक ट्रायंगुलर प्लेट का उसके बेस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करके निकालते हैं और चेक करते हैं कि वो किस किस टर्म्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इस पूरे पार्ट पे जैसे ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इस ट्रायंगल का स्ट्रक्चर इस तरीके से दिया है। ठीक है ना, स्ट्रक्चर इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। इसकी बेस लाइन ने यहाँ पर L के इक्वल दिया हुआ है। इसका वर्टेक्स से लेकर के बेस लाइन तक की जो हाइट दिया हुआ है H के इक्वल है, मास की वैल्यू M के इक्वल है। तो मैंने अभी यहाँ पर एक फिजिकल क्वांटिटी मान लिया सिग्मा, दैट इज मास पर यूनिट एरिया का पार्ट सिचुएटेड है। तो आपको इस एक्सिस के अबाउट इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू को कैलकुलेट करके निकालना है। तो मैंने क्या किया, इस जगह पर एक इस तरीके से स्ट्रिप काट लिया। ठीक है ना, यह स्ट्रिप यहाँ पर ऐसे काट लिया और इस स्ट्रिप की लेंथ को मैंने लिख लिया x और इस स्ट्रिप की जो विड्थ है उसको dy के इक्वल लिख लिया। यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट की वैल्यू y के इक्वल लिख लिया। ठीक है, ये हाइट की वैल्यू यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेड है, ये हाइट की वैल्यू मैंने y के इक्वल इस साइड को लिखा। तो ऑब्वियसली यहाँ से इसकी डिस्टेंस की वैल्यू h माइनस y के इक्वल आएगा। h माइनस y के इक्वल ये वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगा। तो सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर इस ट्राइंगल के केस में अगर हम जाएं तो h माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई, h माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर रखूं या फिर h माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई होल डिवाइडेड बाई h की वैल्यू को रखें, होल डिवाइडेड बाई h की वैल्यू रखें तो ये x डिवाइडेड बाई l के इक्वल निकल करके आएगा। सिमिलर ट्राइंगल का रेशियो निकल करके आएगा। तो इससे आपको x और y के बीच में रिलेशन पता चल गया। x और y के बीच का रिलेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। x और y के बीच का रिलेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी मैं इस जो स्ट्रिप को है उसको इस एक्सिस के अबाउट अगर घुमाएंगे, इस एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इसका मास जो रहेगा वो y के ऊपर डिपेंड करेगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेडियस जो है वो y के ऊपर डिपेंड करेगा और मास की वैल्यू x के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे अभी मैं यहाँ पर डी की वैल्यू को लिखता हूं तो इस स्ट्रिप का मास dm मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर के इक्वल निकल करके आएगा। dm की वैल्यू को लिखूंगा तो सिग्मा मल्टीप्लाई यहाँ पर x इंटू डी वाई के इक्वल निकल करके आया इंटू वाई स्क्वायर की वैल्यू है। तो अभी मैं कोशिश करूंगा कि x की वैल्यू को y के फॉर्म में रिप्लेस कर दूं तो यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा, यहाँ पर h माइनस वाई इंटू एल डिवाइडेड बाई h
ये x की वैल्यू आया इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई के इक्वल निकल करके आ गया। इस पूरे एक्सप्रेशन में सिग्मा इंटू एल कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई एच के इक्वल आ गया, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एच के इक्वल आया इंटू डी वाई आया। इस पूरे टर्म्स को मैं इंटीग्रेट कर देता हूं, इस पूरे टर्म्स को इंटीग्रेट कर देता हूं 0 टू h, तो ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आएगी। तो ये I की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करके देखा तो सिग्मा इंटू एल आया, यहाँ पे h क्यूब डिवाइडेड बाई 3 आया, तो माइनस यहाँ पे h का पावर 4/4h आएगा, तो h क्यूब डिवाइडेड बाई 4 के इक्वल निकल करके आया। इस पूरे पार्ट पे और सिंप्लीफाई करूं इसमें, तो ये पूरा टर्म्स यहां पर अगर लिखूं तो सिग्मा एल डिवाइडेड बाई 12 आएगा, ठीक है। यहां पर सॉल्व किया तो h क्यूब के इक्वल आएगा, तो L इंटू एच, सिग्मा इंटू एल इंटू एच डिवाइडेड बाई 2 ये मैंने अलग कर दिया, इंटू एच स्क्वायर की वैल्यू अलग कर दिया, इंटू 6 अलग कर दिया, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिग्मा इंटू बेस मल्टीप्लाई हाइट बाई 2, ये इसका एरिया आ जाएगा, इंटू सिग्मा ये मास की वैल्यू आ जाएगा, एम एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, दैट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो अभी यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसके हाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई एक दूसरा ट्राइंगल लिया, जिस ट्राइंगल का बेस की लेंथ उतने के इक्वल ही है, हाइट उतने के इक्वल ही है, मास उतने के इक्वल ही है, तो इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंपैरिजन करो तो मास और एच की वैल्यू सेम है, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू भी सेम कैलकुलेट होकर के आएगा। ट्राइंगल के ऊपर, इस बेस के ऊपर कभी बेस करके क्वेश्चन आए कि बेस लाइन या फिर टॉप वर्टेक्स के अबाउट इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू को कैलकुलेट करो, तो आप चेक कर लेना कि एम और एच के ऊपर डिपेंडेंट होगा।